दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है सेशन 2025 और 26 के लिए दोस्तों वो देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों ये, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं अगले महीने। तो उसमें तो दोस्तों पेपर का जो पैटर्न होने वाला है सेम इसी तरीके का होने वाला है। तो आप इस सैम्पल पेपर को देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और जितने भी बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको जो है उससे पेपर का आइडिया लग जाएगा। और एक तरीके से जो आपको दिक्कत होती है ना पेपर के टाइम पे टाइम मैनेज करने में, ठीक है, कि 3 घंटे तो आपको मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो वो दिक्कत नहीं होगी अगर आप PYQs करेंगे, पिछले साल के पेपर शो करेंगे, या आप ये जो सैम्पल पेपर्स हैं इनको करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका 9th का हम पेपर देखने वाले हैं मैथ्स का। 80 नंबर का दोस्तों आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको पूरा टाइम मिलेगा। 5 सेक्शन है इसमें, A B C D और E। 1 2 3 4 और 5 इन मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो इसमें करने लायक जिसके आंसर मैं यहाँ पे बता सकता हूँ मैं आपको समझाऊंगा, और बाकी आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेक्शन A है दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा कोफिशिएंट ऑफ y इन द लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, y का कोफिशिएंट बताना है क्या होगा। तो कोफिशिएंट आपको पता है दोस्तों, जिसका भी आपसे कोफिशिएंट पूछा है उससे पहले जो भी नंबर लिखा है वही उसका कोफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो जगह y है, एक ये 5 के ब्रैकेट में 2y-4 है और यहाँ पे 4y है। तो आपको पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है पूरा। तो जैसे अगर ये 5 ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10y। बाकी चीज़ों को आप साइड कर दीजिए, और एक हमारे पास है पीछे 4y। अब इनको अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6y। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस का 6y बचेगा, और y का कोफिशिएंट क्या होगा, जो y से पहले लिखा है, तो y से पहले क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 6। ठीक है, अगला है दोस्तों वैल्यू ऑफ रूट 50। रूट 50 की वैल्यू क्या होगी, रूट 50 की वैल्यू का मतलब है 50 के दोस्तों आपको फैक्टर करने हैं, और क्या होगा इसका आंसर, जैसे 50 के फैक्टर अगर आप करेंगे तो 2 इंटू 5 और इंटू 5 यही होता है। अब इसमें 5 का पेयर बन रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 5√2। तो 50 की वैल्यू होगी 5√2, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर D 5√2। ठीक है, अगला आप देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये कोई पॉइंट है, इसकी एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस है आपको बताना है। तो ये कौन सा चैप्टर है, आपको कार्टेशियन प्लेन वाला चैप्टर है दोस्तों, ये कार्टेशियन प्लेन होता है। तो अगर इस पॉइंट को आप लोकेट करेंगे -4, तो पहले एक्स एक्सिस पे होता है, तो -4 ये रहा मान लो, और ये -3, मतलब पॉइंट कहीं यहाँ पे है। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस अगर हमें बताना है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा दोस्तों 3, और वाई से अगर पूछा होता तो डिस्टेंस होता 4। तो मतलब ध्यान क्या रखना है, अगर आपसे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछा है तो आपको वाई से काउंट करना है। ठीक है, तो वाई वाला पॉइंट लेना है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 3 यूनिट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है। ठीक है, तो थर्ड का होगा ऑप्शन नंबर C। अगला दोस्तों देखते हैं, ट्राइंगल ABC है, AB और BC बराबर है, B 40 है, C बताना है कितना होगा। तो जैसे ये मान लो ट्राइंगल है, ये A हो गया, ये B और ये C, तो AB और ये BC बराबर है, ये B 40 डिग्री है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल है, तो इसके सामने ये जो साइड आपको मैं मार्क कर रहा हूँ इसके सामने वाला जो एंगल है C, और ये जो साइड मार्क कर रहा हूँ इसके सामने वाला एंगल A, ये दोनों बराबर होंगे। तो यानी अगर मैंने C को x माना है तो A भी क्या होगा, x होगा। तो बस आपको यहीं पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो इसका आंसर कैसे होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 40 जो हमें दे ही रखा है, प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 180। अब ये 40 उधर जाके माइनस होगा, 140 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 140। तो यहाँ से x आ जाएगा दोस्तों 70 डिग्री। तो यानी कि जो एंगल A है वो भी 70 होगा, और एंगल C भी क्या होगा, 70 होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। ये ट्राइंगल है, दो लाइन को इंटरसेक्ट करके बना रखा है। इसमें हमसे पूछा है कि और क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम इस चीज़ को प्रूव कर सकें, TOI और SOD को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकें। ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपको पता है कई सारी प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रखी है, मतलब ये दोनों साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मतलब दो चीज़ें तो हमें गिवन है। तीसरी चीज़ हम क्या यूज़ कर सकते हैं ताकि ये दोनों ट्राइंगल जो है ना कॉन्ग्रेंट हो जाएं, यही आपको सोचना है इसमें। तो थर्ड वाला इसमें जैसे कि TY है, TI और यहाँ पे है DS, तो अगर ये दोनों हमें इक्वल और मिल जाएं तो ये तीनों हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट साइड एंगल साइड से।
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, टी आई इक्वल टू डी एस। ठीक है, तो इसका यूज से हम जो इसको कॉग्रेंट कर सकते हैं। फिर अगला है 6th क्वेश्चन, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ये एक स्टेटमेंट है और ये यूक्लिड की कौन सी पोस्टुलेट है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिए, यूक्लिड की 5 पोस्टुलेट है, 5 आपको याद रखनी है। डायरेक्ट लिखने के लिए भी आ सकता है, आगे क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा आ रखा है, या फिर आपसे पोस्टुलेट का नाम दे रखा होगा, स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सी पोस्टुलेट है। तो एक लाइन को कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है, इसको मैं किधर भी बढ़ा सकता हूँ, इधर भी बढ़ा सकता हूँ एरो, मतलब ये लाइन है तो इसको मैं इधर भी बढ़ा सकता हूँ, इधर भी। तो ये है पोस्टुलेट नंबर 2। ठीक है, यूक्लिड की पोस्टुलेट 2 है ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7th है दोस्तों, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज। तो ये चारों जो ऑप्शन है ना, किसी ना किसी के एरिया हैं। जैसे ये जो है, इस पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है, ये हमारा आंसर होगा करेक्ट आंसर 2 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है। ये 3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगला है दोस्तों, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री होता है दोस्तों वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। वेरिएबल मतलब एक्स या वाई, ये कोई भी अगर लिखा है ना अल्फ़ाबेट, उसके ऊपर सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3x4, एक्स की पावर क्या है 4 है, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 4 है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, यानी डिग्री क्या होगी 4 होगी। अगला है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम। 2 कंसेंट्रिक सर्कल में सेम क्या होता है। कंसेंट्रिक का मतलब ही क्या है, जैसे ये पॉइंट है सेंटर, यहाँ से एक सर्कल बनाया और यहाँ से एक सर्कल बनाया, ये दोनों कंसेंट्रिक है, तो इनका सेम क्या होता है, इनका सेम होता है सेंटर। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनका सेंटर सेम होता है। बाकी रेडियस, टेंजेंट सब अलग होता है, कॉर्ड भी अलग होता है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में कौन सा ही आपको बताना है। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसमें अगर x है तो x के अलावा y z कुछ ना हो, बस x हो, y है तो y हो। जैसे कि आप इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 3x+2, क्योंकि इसमें बस x है, x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे x के साथ y भी है, तो दो वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 96 डिग्री। 96 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। रिफ्लेक्स क्या होता है दोस्तों, 360 में से माइनस करना होता है जो भी आपको एंगल दिया है। तो 96 को 360 में से माइनस करिए, ये तरीका आप याद रखिए। तो यानी से यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 264 डिग्री। तो यानी 11th का होगा ऑप्शन नंबर डी 264 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर अगला द वैल्यू ऑफ दिस, ये दे रखा है और ये दे रखा है। तो आपको 9x² और 4y² लगाना है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक तरीका है, जब भी ऐसे आपको दिया हो ना, xy दिया हो, ऐसे प्लस में दिया हो, तो आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे 3x+2y है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, छोटा तो नहीं लिखाएगा इस पर। ये है, इसका स्क्वायर कर देते हैं अगर, तो हम क्या होगा, पहले ये a+b का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों, यानी कि a² + b² + 2ab, यानी 9x² + 4y² + 2 × 3 × 2xy। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 12xy, ये चीज़ बन जाएगी। अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमें निकालना है, और ये xy भी दे रखा है, तो इसको उधर भेजेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा ना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर बनेगा कुछ ऐसे 3x + 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 12xy, क्योंकि हमें वहाँ से 12xy चाहिए नहीं था, अभी जो मैंने पीछे लिखा, तो उसको हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू दोस्तों दे रखी है हमें 12, तो 12 का स्क्वायर करना है, और -12 × xy कितना है 6। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और -12 6 72, तो इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 72। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 72। ठीक है, 13th है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर। किसके लिए हमें जो प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कितनी सारी थ्योरम्स प्रूफ करी होंगी। थ्योरम्स जब भी होती है उनका प्रूफ होता है कोई ना कोई, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थ्योरम जो है ना उसके लिए प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो तीनों है ना, एक्सियम्स हो गए, पोस्टुलेट हो गए, स्टेटमेंट हो गए, ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ये एक्सेप्टेड होता है ऐसे। ठीक है, अगला दोस्तों आपको रिमाइंडर बताना है जब इसको डिवाइड करा जाएगा t+1 से। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे t+1 दिया है ना, जो भी आपको दिया होता है डिवाइड करने के लिए उसको इक्वल टू 0 पुट करिए। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब इसको करना क्या है, जहाँ जहाँ पे t आपको दिख रहा है वहाँ पे बस आपको -1 पुट करना है और इसका आंसर बताना है। ठीक है, जैसे एक बार मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ 4t³ नहीं है, सॉरी,
और टी की पावर क्या है 4 माइनस 5, या मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट लिख देता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ। टी हमारा कितना आ गया -1 आ गया, तो 4 -1 की पावर 4 प्लस 5 -1 की पावर क्यूब, ठीक है। ऐसे -6 -1 की पावर स्क्वायर, फिर प्लस 2 -1 और फिर लास्ट में -1। तो ये सारा आपका बनेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा -5, फिर यहाँ से आएगा -6 और यहाँ पे दोस्तों बनेगा -2 और ये आएगा -1। तो -2 और -1, तो ये 4 प्लस का, बाकी सारे माइनस के हैं। तो 6 2 8 9 14 और ये इसका जो आंसर आएगा दोस्तों आएगा -10 सॉल्व करने पे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस का थोड़ा इशू है और मटेरियल नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी -10। मतलब करना क्या होता है, जैसे t+1 है ना, इसको 0 के इक्वल पुट करिए, t की वैल्यू आ गई -1, जो भी वैल्यू आती है उसको आपको हर जगह यहाँ पे t की जगह पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा -10, ठीक है दोस्तों। ये होगा 15th आपको दिख रहा है, ABCD इक्वल कॉर्ड्स हैं, सेंटर दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और आपसे APQ और CQP पूछा है। अब ये है कहाँ पे, पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा APQ और ये कहाँ पे है। तो APQ ये रहा, आपको दोस्तों दिख रहा होगा छोटा सा एंगल, और CQP ये रहा, मतलब आपको ये ऊपर वाले दोनों एंगल का सम पूछा है कितना होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, ये आपको दे रखा है, अंदर वाला एंगल दे रखा है 140, ठीक है, 140 दे रखा है। OP और OQ ये दोनों इक्वल होंगे बिल्कुल, ठीक है। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि हमारे एक थ्योरम है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर या इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये एक थ्योरम है हमारी कि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, यानी जो दोस्तों OP और OQ आपको यहाँ पे दिख रहा है वो बराबर होगा। तो ये जो POQ आपको दिख रहा है ना, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। तो अगर एक एंगल 140 है तो बाकी दोनों बराबर होंगे, x और x होंगे मान लो, तो 140 + 2x हो जाएगा हमारा 180, ठीक है दोस्तों। अब ये माइनस होगा तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी ना फाइनल, x की वैल्यू आएगी दोस्तों 20 डिग्री, ठीक है। मतलब ये जो आपको अंदर वाला एंगल दिख रहा है, ये अंदर वाला, ये दोनों 20 होंगे, ठीक है। अब एक थ्योरम और होती है कि यहाँ से जो भी सेंटर से जो लाइन जाती है वो परपेंडिकुलर हमें दे ही रखी है, तो यानी टोटल एंगल कितना है 120 है, 180 है, मतलब सॉरी 90 + 90 180, माइनस अंदर वाले कितने हैं 20 + 20 यानी कि 40। तो बाकी जो बाहर का एंगल आएगा ना वो इनको माइनस करके आएगा, यानी कि 140 डिग्री आएगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वो होगा 140 डिग्री, ठीक है। अगला है दोस्तों वैल्यू ऑफ x इन 2x + 5 = 13। सिंपल क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 5 इधर आके -5 होगा, तो 13 - 5 और 2 आगे डिवाइड में होगा, तो ये आएगा 8/2 यानी कि 4, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट। तो अगर 2 वेरिएबल है उनका जब भी आप ग्राफ बनाएंगे ना दोस्तों तो स्ट्रेट लाइन ही आती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है और आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको साइड दी होती है ना तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a²। लेकिन जब आपका एल्टीट्यूड a दे रखा है तो इसका जो आंसर होगा ना, a यहाँ पे क्या है साइड है, लेकिन जब एल्टीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं ना तो इसका आंसर होता है दोस्तों a² अपॉन में √3 इसका आंसर होगा। और जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, √3 a² और नीचे √3 × 3 यानी कि 9 हो जाएगा, √9। तो आंसर आ जाएगा √3 a² अपॉन में 3, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे 2 क्वेश्चन है 19वां और 20वां दोस्तों। ये आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे असर्शन क्या है, द इक्वेशन 2x + 3y = 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल है x और y, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आप अगर x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y आपका कुछ और आ सकता है। रीज़न क्या है, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो रीज़न तो बिल्कुल ठीक है लेकिन असर्शन बिल्कुल गलत है, तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रीज़न इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। अगला है 20 स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ नॉट इरेशनल, कि हर जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बात ठीक है, सबका तो नहीं होता, किसी का होता है किसी का नहीं होता, तो ये तो ठीक है बिल्कुल। और अगला है द स्क्वायर रूट ऑफ 4
इज 2 अ रेशनल नंबर, ये भी ठीक है कि अगर हम √4 करेंगे तो 2 आता है जो रेशनल है। तो यानी कि दोनों चीज़ें ठीक हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 वाले का ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों सेक्शन बी का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे पहला आपको दिख रहा होगा 21, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो आपने सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 30 दिख रहा होगा, तो आपको रेंज बनानी है 30 से 35 में कितने बच्चे हैं उसके आगे लिखना है काउंट करके। ठीक है, 35 से 40 तक कितने हैं, ऐसे आपको टेबल बनानी है। तो ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप कर लेंगे। फिर 22 है दोस्तों, सेम आसान है, ABCD स्क्वायर दे रखा है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी और जो स्ट्रेट लाइन एंगल है ना उसकी प्रॉपर्टी लगा के आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, 23 आपको दिख रहा होगा, टोटल सरफेस एरिया और स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर के इक्वल है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। तो यहाँ से आपको करना क्या है दोस्तों, उनके रेडियस का रेशियो निकालना है और उसकी हेल्प से फिर आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो ये भी आप कर लेंगे। इसमें दूसरा पार्ट भी था, चॉइस थी आपके पास। तो वॉल्यूम दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, आपको हाइट निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो आपको सिंपल सा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। जो वैल्यू गिवन है, जैसे आपको डायमीटर गिवन है तो डायमीटर से आप रेडियस निकाल लेंगे, 14 आ जाएगा और फॉर्मूले में पुट करना है और हाइट आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। 24 भी आसान है दोस्तों, आपको S-A, S-B और S-C दे रखा है, आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से दोस्तों आपको इक्वेशन बनानी है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, फिर 25 में आप देख लीजिए, आपको यूक्लिड का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो लिखना है। तो मैं बोला था आपको शुरू में ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पोस्टुलेट लिखना भी आ सकता है, यह स्टेटमेंट देके आपसे पूछेगा कि कौन सी पोस्टुलेट है यह बताना है। ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे कौन सी यूक्लिड के एक्सियम का यूज़ होगा इसको प्रूफ करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो सिंपल है, ABC और ACB इक्वल दे रखा है, 1 और 2 इक्वल दे रखा है। तो अगर हम ACB और ABC में से 1 और 2 को माइनस करेंगे तो 3 और 4 इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सियम कौन सी यूज़ हो रही है, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल। तो ये वाली एक्सियम है इसकी यूक्लिड की, तो उसका आप यूज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर सेक्शन सी के क्वेश्चन है 3 नंबर के, आप एक एक करके देख लीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिख रहा होगा, तो ये आपकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बुक में से, तो इसको आपको प्रूफ करना है। 27 में दोस्तों आपको टोटल एरिया निकालना है और हाउ मच लिक्विड कैन होल्ड, मतलब कि आपको वॉल्यूम भी निकालना है और एरिया भी निकालना है हेमिस्फीयर का। ठीक है, उसके बाद आपको 28 दिख रहा होगा, इसमें आपको ये P की वैल्यू दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है क्या आएगा। अगला इसमें एक और चॉइस है, √3 को आप नंबर लाइन पे बनाना है, तो इनमें से आपको कोई एक करना है। फिर है ये A, B और C, इनको आपको बताना है कौन सा किस क्वाड्रेंट में होगा और कौन से 2 पॉइंट जो है ना सेम लाइन पे बनेंगे। तो लाइन वाला तो आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों ग्राफ, और अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूँ तो क्वाड्रेंट बहुत आसान है। A में देखो दोनों पॉजिटिव है, X भी Y भी, यानी 1 2 है, तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। B में दोस्तों X नेगेटिव है, Y पॉजिटिव है, तो ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और C में दोनों नेगेटिव है तो आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर इनको जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से 2 जो हैं एक लाइन पे बन रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, इनका आपको डिफरेंस निकालना है इन दोनों पोलिनोमियल का। तो मतलब करना क्या है, P की जगह 2 पुट करना है दोनों में, और जो फाइनल आंसर आएगा दोनों का उनको माइनस करना है आपको। ठीक है, फिर 31 में दोस्तों 2 पार्ट है, दोनों बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, आप आसानी से इनके आंसर कर सकते हैं, इसमें आपको प्रूफ करना है। फिर है सेक्शन डी दोस्तों, इसमें 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 32 दिख रहा है, यहाँ पे आपको दोस्तों ये स्टेटमेंट दे रखी है, प्रूव डेट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो साइक्लिक। ठीक है, मतलब आपको जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला जो चैप्टर है ना, मतलब जो थ्योरम्स आपने पढ़ी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, उसकी हेल्प से आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 से ही है, नंबर सिस्टम से। यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों अलग अलग टर्म्स को रेशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है उनका, और फिर उनके आंसर को माइनस करना है। ठीक है, फिर 34 आपको दिख रहा होगा, ये चैप्टर नंबर 2 से है। जैसे फर्स्ट में आपको फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम से, और सेकेंड में आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है क्या आएगा। तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी यूज़ करके आप इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला है 35, ये ट्राइंगल हीरोन्स फार्मूला वाले चैप्टर से है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना है। फिर है सेक्शन ई दोस्तों, इसमें 3 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के केस स्टडी वाले। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिख रहा होगा, ये फिगर दे रखा है और क्वेश्चन पूछा गया है इस पे बेस्ड। ठीक
ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड एंगल ए बी सी डी कितने होंगे, तो ए तो आप आसानी से देख रहे हैं लीनियर पेयर बन रहा है, तो ए होगा हमारा यहाँ पे 180 माइनस 125, तो ये ए आ जाएगा आपका, तो ये आएगा 55 डिग्री। ठीक है। और अगर आप सी निकालने की कोशिश करेंगे तो सी आपका आ जाएगा दोस्तों 55 सी आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है। और ऐसे ही बाकी आप एंगल बी और डी भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, ये आपको हिस्टोग्राम दे रखा है, इस पे बेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आपको यहाँ पे आंसर करना था। और फिर आता है लास्ट क्वेश्चन 38, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखी हैं और उस पे बेस यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है, तो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आपका पेपर था क्लास 9th मैथ्स का, जो सैम्पल पेपर आया है सेशन 2025 और 26 के लिए। आपके दोस्तों एग्ज़ाम आने वाले हैं फरवरी में, तो दोस्तों मैंने आपको पेपर समझा दिया कैसे करना है। पेपर की बात करूँ तो अच्छा लेवल है पेपर का, अगर आपने अच्छे से चीज़ें पढ़ी हैं तभी आप इस पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, रिपीटेड थे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो अलग तरह के थे, नए थे। ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी सैम्पल पेपर आपको मिल गए होंगे। ठीक है। तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ पे ट्राई करा जितने आंसर मैं आपको बता पाऊँ वो मैंने बता दिया, क्योंकि अभी लिखने का कोई यहाँ पे रिसोर्स दोस्तों अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैंने आपको जितना यहाँ स्क्रीन पे जितना हो पाए मैंने आपको लिख के दिखा दिया। बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसको आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको पूरी वीडियो थी, पेपर मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपने पेपर देख लिया होगा, आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।